हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग वर्ण पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग शब्द। ये क्लास जो है टीआरई 4.0 यानी बीपीएससी के जो टीचर भर्ती निकलने वाली है उसके लिए है स्पेशल। लेकिन वैसे तो ये हिंदी व्याकरण जहाँ भी आता है उन सभी के लिए उपयोगी होगी। चलिए देखते हैं वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण होता है ध्वनियों के सार्थक समूह को वर्ण कहते हैं। उसी तरह से यहाँ हमारा क्वेश्चन होगा कि शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द जो होता है वर्णों या अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो। वर्ण या अक्षर का वह समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे हम लोग शब्द कहते हैं। जैसे कि कमल, घर, लड़का आदि। अब देखते हैं हिंदी व्याकरण में शब्दों का वर्गीकरण जो है मुख्य रूप से 4 आधारों पर किया जाता है। पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि शब्दों का वर्गीकरण जो है कितने आधारों पर किया जाता है। तो 4 आधारों पर किया जाता है। 4 आधारों पर किया जाता है। और पहला जो है उत्पत्ति के आधार, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द का वर्गीकरण वो भी 4 ही होता है। जिसमें पहला होता है तत्सम शब्द, जिसे सभी को पता है। तत्सम ये वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे यानी बिना किसी बदलाव के हिंदी में आए हुए होते हैं। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो कि बिना किसी बदलाव के संस्कृत से हिंदी में आए होते हैं, उसे हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे तत् मतलब उसके और सम मतलब समान। तत् मतलब उसके और सम मतलब समान, अर्थात संस्कृत के समान हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले शब्द जो होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। जैसे अग्नि, सूर्य, दुग्ध, गृह, वायु, मित्र, ये सब क्या है? ये सब जो है वो तत्सम शब्द हैं जो कि संस्कृत से सीधे हिंदी में आए हुए होते हैं। उसके बाद आता है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से परिवर्तित होकर के हिंदी में आए हैं। समय के साथ इनका उच्चारण में बदलाव हो गया है। जैसे अग्नि था, संस्कृत में प्रयोग होता था, जो हिंदी में आकर के आग हो गया है। सूर्य होता था संस्कृत में प्रयोग, जो कि सूरज हो गया है। दुग्ध दूध हो गया है। गृह घर हो गया है। आई होप आप समझ गए होंगे तद्भव शब्द। अब आता है तीसरा देशज शब्द। ऐसे शब्द जो स्थानीय बोलियों या क्षेत्रीय प्रभाव के कारण भारत के ग्रामीण क्षेत्र में विकसित हुए। कुछ शब्द होते हैं जो कि लोगों की बोलचाल के भाषा में प्रयोग होते हैं, वहीं से उसका उत्पत्ति होती है। इनका स्रोत कोई संस्कृत या उर्दू फारसी नहीं है। ये जो है लोगों के स्थानीय बोलियों या क्षेत्रीय प्रभाव के कारण उत्पन्न हुए हैं, विकसित हुए हैं, वो होता है देशज शब्द। जैसे कि लोटा, पगड़ी, खिचड़ी, जूता, खिड़की, डिबिया, पेट, थप्पड़ आदि। उसके बाद होता है विदेशी शब्द। इन्हें विदेशी शब्द भी कहते हैं। ये दूसरी भाषाओं, जैसे विदेशी शब्द जो है दूसरी भाषाओं से हिंदी में आए हुए हैं, जिसे विदेशज या विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कि दूसरी भाषा कहें तो हमारे यहाँ तो आप सभी को पता है अंग्रेज आए, तुर्क आए, पुर्तगाली आए, इन सब के आने से जो इनकी बोलियों से शब्द उत्पन्न हुए, विकसित हुए, वो होता है विदेशी शब्द। जैसे संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की आदि से हिंदी में आए हुए जो शब्द होते हैं वो होते हैं विदेशी या विदेशज शब्द। अब देखते हैं कुछ उदाहरण। जैसे अंग्रेजी शब्द कहें तो स्कूल, डॉक्टर, स्टेशन, कंप्यूटर। अरबी शब्द कहें अरबी फारसी तो इसका शब्द होता है वकील, अखबार, बाग या दली। तेरा पुर्तगाली या तुर्की का शब्द है अलमारी, साबुन, कैंची, तोप। ये सब जो होते हैं वो विदेशी शब्द होते हैं। अब देखते हैं रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं।
शब्द के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। इसमें पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द ये वे मूल शब्द है जिनका सार्थक टुकड़ा नहीं किए जा सकते। यदि इन्हें अलग अलग वर्णों में तोड़ा जाए तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। यानी रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जैसे उनको हम लोग तोड़ देंगे तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे ये शब्द परंपरा के किसी खास अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, जैसे घर, कल, हाथी, मेज, नाक। यदि हम लोग घर को तोड़कर घ अलग और र अलग कर दें तो इसका कोई अर्थ, घ का कोई अलग अर्थ नहीं है। उसी तरह से र का भी कोई अलग अर्थ नहीं है। यदि हम लोग इसको मिला दें तो घर और घर मतलब मकान, घर, गृह, इसका अर्थ निकल जाएगा। उसी तरह हो यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं, यानी यौगिक शब्द वे सार्थक शब्द या शब्दांश होते हैं, शब्दांशों के योग से बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। दूसरा होता है यौगिक शब्द। जो शब्द 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दांशों के योग से बनते हैं, जो शब्द 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दांशों के योग से बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। विशेषता के तौर पर देख सकते हैं, इनके टुकड़े करने पर प्रत्येक भाग का अपना स्वतंत्र और सार्थक अर्थ होता है। यानी जिस तरह से रूढ़ का कोई टुकड़ा करने पे कोई भी अर्थ नहीं होता है, यानी घ और र अलग अलग करने पे इनका कोई अर्थ नहीं होता है, उसी तरह से उसके ठीक उल्टा यानी यौगिक शब्द जो होते हैं 2 सार्थक शब्दों से मिलकर के बने होते हैं, जिन्हें अलग करने पर इनका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे हिमालय। हिमालय कहें तो यदि हम लोग इसका टुकड़ा करेंगे तो हिम प्लस आलय, यानी हिम का भी अर्थ निकलेगा, हिम यानी बर्फ, हिम यानी बर्फ, और आलय यानी घर। तो ये हिम का आलय यानी हिम का घर। विद्या का पाठशाला यानी पाठ यानी पढ़ने का शाला, पढ़ने की जगह, स्थान। प्रधानमंत्री, प्रधान मतलब मुख्यमंत्री, ये दोनों का अर्थ निकल रहा है। ये शाला का भी निकल रहा, आलय का भी निकल रहा, उसी तरह हिम का भी निकल रहा, पाठशाला का भी निकल रहा और प्रधान का भी निकल रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जब 2 शब्द से मिलकर कोई शब्द बनता है जिसके टुकड़े करने पर दोनों के अर्थ निकलता है, वो होते हैं यौगिक शब्द। उसके बाद है योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द ये शब्द यौगिक के होते हैं जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं, लेकिन इनका अर्थ इनके समान अर्थ से हटकर किसी विशेष अर्थ यानी तीसरे अर्थ के लिए रूढ़ या प्रसिद्ध हो जाता है। जैसे बहुब्रीहि समास आप लोग समझे होंगे, जानते होंगे, तो इसे आसानी से समझ पाएंगे। जैसे इसका होता है कि 2 सार्थक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन इनका कोई विशेष अर्थ यानी तीसरा अर्थ निकलता है, उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। ये शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, पौराणिक संदर्भ की ओर संकेत करते हैं। जैसे लंबोदर। लंबोदर कहने से आपका लंबा उदर वाला यानी गणेश जी। लंबा उदर वाला लंबोदर कहने से गणेश जी का प्रयोग हो रहा है, जिनके उदर जो है, पेट जो है वो लंबे हैं। उसी तरह से पंकज, पंक प्लस ज यानी कीचड़ में जन्म लेना, पंक यानी पाक, कीचड़ में जन्म लेने वाला। इसका तीसरा शब्द होगा कमल या कमल शब्द होगा, जो कि एक रूढ़ शब्द है। उसी तरह दशानन यानी जिसके 10 आनन हो, 10 मुख वाला, यानी रावण शब्द के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, इसका यदि आप पीडीएफ चाहेंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है सरिता अमित ऑनलाइन क्लास के नाम से ही, वहां आप जुड़ करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं।
आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि इसका PDF चाहिए। चलिए अब देखते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्दों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है विकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक या काल के अनुसार बदल जाते हैं। ये संख्या में 4 हैं। जैसे संज्ञा, किसी के नाम का प्रयोग होता है, जैसे लड़का, लड़के, लड़कों। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, वह, उसने, उन्होंने। विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, जैसे काला, काली, काल आदि। क्रिया काम को करने वाला जो होता है, जाता, जाती, जाते, ये क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। उसी तरह से अविकारी शब्द भी 4 होते हैं। इन शब्दों के रूप में कोई बदलाव नहीं होता, चाहे वह लिंग, वचन कुछ भी हो। इन्हें अव्यय भी कहते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, यानी जो क्रिया की विशेषता बताए, धीरे धीरे, आज वहां, धीरे धीरे चलो, आज वहां आओ, वहां चलो। संबोधन, यानी जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध बताता है, वो संबंध बोधक अव्यय होता है। जैसे के पीछे साथ, के बिना आदि। उसी तरह होता है समुच्चय बोधक, यानी जो कि शब्दों को जोड़ता है, जोड़ने का काम होता है। कंजक्शन, जैसे और, किंतु। वह खाना खा रहा है और खाना भाग मोबाइल देख रहा है। उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, वह खाना खा रहा है और मोबाइल भी देख रहा है। वह स्कूल जा रहा है और रास्ते से फ्रूट्स ले लिया। विस्मयादि बोधक, जैसे वाह, हाय, अरे। इस तरह से आप समझ गए होंगे सब विकारी और अविकारी शब्द। अब हिंदी व्याकरण में अर्थ के आधार पर शब्दों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है सार्थक शब्द। वे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है, जैसे घर, पुस्तक, भोजन आदि, यानी जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है, उसे हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं, मीनिंगफुल वर्ड। और निरर्थक शब्द, यानी वे शब्द जिनका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, लेकिन वे सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं, जैसे चाय, वाय, खाना, वाना। यहाँ चाय का तो अर्थ है, वाय का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इसके साथ उपयोग होते हैं। खाना का अर्थ है, वाना का कोई अर्थ नहीं है। इसी तरह विस्तृत अध्ययन के लिए सार्थक शब्दों को 8 भागों में वर्गीकृत किया गया है। विस्तृत अध्ययन के लिए सार्थक शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें है एकार्थी शब्द, जिनका केवल एक ही अर्थ निकलता है, जैसे गंगा, पटना, ये सब एक ही है। अनेकार्थी शब्द, यानी जिसके एक से अधिक अर्थ हो, जैसे हार, माला, पराजय। पर्यायवाची शब्द, यानी समानार्थी शब्द जिसके समान अर्थ हो, जैसे सूरज का रवि, भानु, दिनकर आदि। विलोम शब्द, यानी एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाला शब्द, जैसे दिन का रात, सुबह का शाम, काला का गोरा। जुग्म यानी श्रुति सम शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, यानी सुनने में समान लगे लेकिन अर्थ अलग अलग हो, जैसे अनल, आग। अनल और अनिल, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है? अनल का आग है, अनिल का हवा है। वाक्यांश के लिए एक शब्द पूरे वाक्यांश की जगह प्रयुक्त होने वाला शब्द है, जैसे जो कभी न मरे, अमर। वधे सम प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द जो सूक्ष्म अंतर रखते हैं, जैसे समान प्रतीत होते हैं लेकिन अंतर होता है, जैसे अस्त्र, शस्त्र। अस्त्र, शस्त्र, लेकिन दोनों में अंतर होता है। अस्त्र यानी हाथ में लेकर चलाने वाला, और शस्त्र मतलब फेंक कर चलाने वाला। समूहवाची शब्द, यानी जो किसी समूह का बोध कराते हैं, जैसे गुच्छा, सेना। आई होप आप शब्द के सारे भेद समझ गए होंगे। अब हम लोग यहीं पे क्लास को खत्म करते हैं, और ऐसे ही और क्लास प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल सरिता अमित ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जो भी बच्चे हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे हैं, टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें हमारे वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।